जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीएस 1 2025 के क्वेश्चंस को। दो सीडीएस 1 2025 की जो आंसर की थी वो हमने जब एग्जाम कंप्लीट हुआ था तब भी डाली थी, और बट अब हम जो है सब्जेक्ट वाइज डालेंगे और ऑब्वियसली उसमें फर्दर और एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं, क्योंकि उस समय पर थोड़ा टाइम का भी क्रंच रहता है। एक ही दिन के अंदर अंदर आंसर की, दो हमारी आंसर की सबसे बाद में आती है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सके उतनी डालें। अब इसमें हम और एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एक बहुत अच्छे लेवल पर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी वीडियोस हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसी में हम इसको जो है कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब उसी में ऐड कर देंगे एक फर्दर और वीडियो बनाकर। अब आज के सेशन में मैं सिर्फ ज्योग्राफी क्वेश्चंस नहीं लाया हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मतलब जो कोशिश है हमारी इस वीडियोस के थ्रू वो ये भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए जाए। तो जैसे सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो 120 क्वेश्चन है। तो अब 120 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के कितने हैं। हिस्ट्री में ऑब्वियसली एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों के। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन कंप्यूटर ऑल्सो 5 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इनमें जो ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का था, बट वो ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हम उसको भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन का सीरीज नंबर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पेपर था जो हमने बनाया था उसी में से हमने निकाल के उसी सेम नंबरिंग को रखा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्यों मैं कह रहा हूं आसान क्वेश्चन था? क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, मतलब घुमावदार क्वेश्चन नहीं था। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको करने में मुश्किल होती है। सेकेंडरी, अब क्लास में जिन्होंने भी क्लास अटेंड करी है, इवन मैराथन सेशन अटेंड किया है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जी। दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है जी। बॉडी वेव्स में आपका प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स में एक लव वेव्स होती हैं, एक रेले वेव्स होती हैं, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि लव वेव सबसे खतरनाक होती हैं, प्यार सबसे खतरनाक है। चलिए, एनीवेज, तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, अब उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन रेरिफेक्शन के रूप में, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, वेयर एज जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सिर्फ सॉलिड से गुजरती हैं। प्राइमरी वेव्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों से पास करती हैं, ठीक है। फिर अगर आपको याद हो, फिर हमने इस तरीके का एक डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। इस तरीके का, अगर इफ यू नो, एनसीईआरटी से हमने इस चीज को भी डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। आई थिंक हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रस्ट क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, ठीक है। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी वेव्स, नाउ इट इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से ये वेव है। मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, ये देखो, ठीक है। ये क्रेस्ट और ट्रफ्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। दिस इज द डेफिनेशन। आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें डेफिनेशन ही यही है एस वेव्स की या सेकेंडरी वेव्स की, ठीक है। कि ये जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनाती हैं और ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं। तो दोनों ही यहां पर आपकी क्या है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। सो इट्स अ टाइप ऑफ सिस्मिक वेव दैट आर ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स मूव इन अ मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। आई वुड से दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आई नो 2-3 साल पहले एक ऐसा भी हुआ कि मैंने बोला कि मैं दिल्ली लाइव क्लासेस जब ले रहे थे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा मत बोलो आसान क्वेश्चन है, हमें वो थोड़ा टेंशन हो जाती है। बट मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूं कि जो आसान है वो आसान है, पर जो टफ है उसको भी टफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये टफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ऑप्शंस थी ना वो भी थोड़ी सी
क्लोज थी, मतलब या टफ थी आई वुड से। ओके, इट्स यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल, ठीक है। इट इज फाउंड इन अ बसाल्टिक रॉक, और इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका भी इसके जो है मेजर एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इसमें क्या है, एम्फिबोलाइट है, फेल्डस्पार है, पायरोक्सिन है, या ओलिविन है, ठीक है। तो आंसर है आपका ओलिविन। ये देखो ओलिविन ग्रीन कलर का, द जेम क्वालिटी स्पेसिमेन ऑफ ओलिविन। तो इस तरीके से आपको ये ओलिविन दिखाई देता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। इट इज यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल, इट इज वेल नोन फॉर इट्स ऑलिव ग्रीन कलर विच इज अ की आइडेंटिफाइंग फीचर, और ये आपका बसाल्टिक रॉक में मिलता है। बसाल्टिक रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है जी, कॉमनली फाउंड इन मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पेड सेशंस में, या वैसे मैराथन सेशन में भी मैंने डिस्कस किया यूट्यूब वाला में, कि माफिक रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है। फेल्जिक और माफिक, माफिया हैवी, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट हैवियर है, और फेल्जिक हो गया आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। सो स्पेशली बसाल्ट, गैब्रोस और पेरियोडाइट्स। ओके, नाउ इसमें आपको मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका भी मिलता है। ओलिविन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है ये, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ठीक है, सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं भाई, पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। सो नॉट अ मिनरल बट अ मेटामॉर्फिक रॉक, मेनली कंपोज्ड ऑफ एम्फियोबॉल मिनरल्स। तो एम्फियोबोलाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है। इग्नियस रॉक क्या हो गया, अग्निय चट्टान, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है फेल्डस्पार, यूजुअली पिंक, व्हाइट और ग्रीन कलर, नॉट ग्रीन एंड लैक सिग्निफिकेंट आयरन। तो फेल्डस्पार में आयरन नहीं है और इसका कलर जनरली थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, ठीक है जी। ओके, मतलब आयरन को ऐसे समझ लो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पिंक से जनरली हम लड़कियों को बहुत पसंद है, तो सॉफ्ट सा है, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पायरोक्सिन, डार्क कलर्ड मिनरल फाउंड इन बसाल्ट बट नॉट टिपिकली ग्रीनिश लाइक ओलिविन, एंड इट इज डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाकी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी, ताकि अगर पेपर में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। it is very difficult to know the exact answer of the question, in especially in the UPSC based examination. When I talk about UPSC based examination, I am talking about 4 examinations: civil services, CDS, CAPF, NDA. इनमें आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और ले टक, आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग इज आर करेक्ट, ठीक है। सॉल्ट वेदरिंग इज आर करेक्ट। अगर आप सॉल्ट वेदरिंग पे देखें ना, अभी मैं सेशंस कुछ सेशंस और भी ले रहा हूं IBACIO वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है सॉल्ट वेदरिंग वाला। एनीवे, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, एक रॉक है, ठीक है, उसमें स्पेसेस होंगे, उसमें गैप्स होंगे, समुद्र का नमकीन पानी आया, ठीक है, तो पानी चला गया, या कुछ पानी एब्जॉर्ब हो गया उस रॉक में, ठीक है, या वहां पे खड़ा है। अब क्या हुआ कि इवेपोरेशन हुआ, ठीक है जी, टेम्परेचर है, भाप बन के पानी उड़ गया, पीछे बचा सॉल्ट क्रिस्टल्स। अब धीरे धीरे वो सॉल्ट क्रिस्टल्स क्या करने लगेंगे, उस रॉक को कमजोर करने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे अंदर से। जैसे होता है ना, हम कई बार देखते हैं कि पेड़ उगने लगता है घरों में, छोटा सा पेड़, तो दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है क्योंकि उसकी जड़ें फैल रही हैं, वो उसको, उस सीमेंट को या उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कहानी समझो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सॉल्ट भरने लगा, वो सॉल्ट ग्रो करके वो अल्टीमेटली जब वो टूट फूट हो रही है तो वो क्या है, दैट इज वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग, इरोजन, ये चीज हम पढ़ते हैं। ओके, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू द इग्नियस रॉक्स। अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन कौन सी, अब सेडिमेंट्री रॉक्स पे ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, ठीक है। चलो इसमें पढ़ते हैं। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन अकर्स जब सेलाइन वाटर एंटर्स द रॉक पोर्स, रॉक्स के जो वो छेद हैं, या कह लीजिए जो गैप्स हैं, उनमें जाकर फिल हो जाता है, एवेपोरेट्स लिविंग सॉल्ट क्रिस्टल बिहाइंड। अब जैसे ये क्रिस्टल ग्रो करते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक फ्रॉम विद इन, causing the disintegration. So it is considered as the most effective
among the salt related weathering process, ठीक है, even more than hydration and the chemical alteration. Now it is more effective in the sedimentary rocks, ठीक है, जैसे कि sandstone हो गया, limestone हो गया, more porous है और less compact than the igneous rocks. देखो igneous rocks में क्या है, गैप कम है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है, गैप्स कम है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं भाई। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, या तो इग्नियस रॉक्स का हम ये पढ़ते हैं ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स में एक एक ए है, बी है, सी है, डी है, अलग अलग जो है रॉक्स की लेयर्स हैं, ठीक है। वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स आपका ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, उसमें हम पढ़ते हैं केमिकल ऑल्टरेशन की वजह से भी हैं, बट द थिंग इज कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स कम टुगेदर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. So now the gap is more, the salt water is more going to stay over there, ठीक है, ज्यादा समय के लिए वो वहां पर रहेगा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन होगा, इरोजन होगा. सो दैट्स वाई कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ज्यादा प्रभावित होती हैं सॉल्ट वेदरिंग की वजह से. सो दिस अलाउज इजियर पेनिट्रेशन ऑफ सलाइन वाटर, एनहेंसिंग सॉल्ट क्रिस्टल. क्लियर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है. तो आंसर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है जी. आंसर क्या होगा आपका, बोथ 1 and 2. Which of the following statement with reference to surface inversion of temperature? Surface inversion of temperature. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका सर्दियों में, हम कहते हैं ना कि सर्दियों में जो है आपको फॉग मिलती है. फॉग क्या है, इट्स अ क्लाउड. हम कहते हैं कि ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है. वैसे हम क्या कहते हैं ट्रोपोस्फियर में, सबसे नीचे वाली लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर, एज यू गो अप द टेम्परेचर गोज डाउन. इसीलिए हम पहाड़ों में जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, बहती हवा सा था वो. बट एज यू गो अप इन टेम्परेचर इन्वर्जन, एज यू गो अप द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग. नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग, नीचे आपकी कोल्ड एयर है, ठीक है जी, ऊपर आपकी वार्म एयर है, ठीक है. अब ये पहाड़ों में भी होता है, ठीक है, पहाड़ों में भी होता है, ठीक है. खासकर आपका जब कह लीजिए यहां वाली जो ठंडी हवा है, ठीक है, वो सबसाइड कर गई और यहां जो गर्म हवा है वो राइज कर गई, ठीक है. तो वहां पर भी आपको फॉगी लाइक कंडीशंस मिलती हैं. या नॉर्मल प्लेन एरियाज में सर्दियों में जब सर्दियां शुरू होती हैं, ठीक है, क्योंकि दिन जैसे ही सूरज ढला, ठीक है, उसके बाद सनसेट के बाद क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से हीट जो है रेडिएट हो रही है. हीट रेडिएट हो रही है तो ऊपर चली गई, नीचे टेम्परेचर कम हो गया. बट जैसे ही सुबह सूरज उगेगा, ठीक है, या मतलब धूप होगी, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म हो जाएगा. तो अब क्या है, अब ये कह रहा है कि इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. नो, रादर इट कॉजेज स्टेबिलिटी. क्यों स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, आप सोचो ना. देखो, गर्म हवा ऊपर जा रही है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं ITCZ है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में मेन चीज क्या थी कि एयर राइज कर रही है, गर्म हवा राइज कर रही है, ठीक है, गर्म हवा राइज कर रही है, ऊपर जाके ठंडी हो रही है, बादल बन रहे हैं. बट नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है, हवा ऊपर राइज ही नहीं कर रही, स्टेबल कंडीशन है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हवा चली नहीं रही, ठीक है. तो दैट इज creating stability in the lower layers of the atmosphere, not the instability. So this statement is wrong. The inversion, this inversion commonly lasts for few hours until the sun comes up. ठीक है, तो रात के समय पर, ठीक है जी, जो है आपको देखने को मिलता है, जैसे ही सूरज आएगा, ठीक है, तो वो जो ओस की बूंदे हैं या जो वो फॉग है, वो फॉगी लाइक कंडीशन, या कहें तो वो जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली जो कंडीशन है. देखो, अब पहले तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, इन्वर्जन, इन्वर्ट मतलब उल्टा, नॉर्मल से उल्टा. नॉर्मल में क्या है, एज यू गो अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है, एज यू गो अप टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये वाली कंडीशन आपकी हो जाती है खत्म जैसे ही सूरज आता है. तो ये आपका सही है, करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी, 2 ओनली. ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सारी कहानी इसकी समझा दी है बेसिक से. आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट. तो ये क्वेश्चन आसान था, अगर आपने कंसेप्चुअली सरफेस इन्वर्जन को या टेम्परेचर इन्वर्जन को समझा है तो ठीक था, मतलब ये इट इज डुएबल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी डुएबल है. कॉटन वूल, पहली ही लाइन से आप क्लियर कर सकते हैं, दे लुक लाइक अ कॉटन वूल. ठीक है, कॉटन वूल मैंने कई बार बोला है, ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा कि भाई जैसे
लाइक वन ऑफ आवर बैचमेट, वो करली हेयर, तो उसको मैगी बोलते थे, मैगी मैगी, ठीक है। तो वो दैट इज, मैंने क्लास में भी बोला है कि दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स, या जैसे कॉटन का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स। पहली ही स्टेटमेंट से क्लियर था, क्योंकि और ऑप्शन में कोई क्यूमुलस है ही नहीं है। फिर भी चलो आगे भी देख लेते हैं। दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड हैव अ फ्लैट बेस, ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन हुई कि फ्लैट बेस लिखा है तो स्टेटस भी हो सकता है। देखो स्टेटस, वो ऑप्शन कैसे क्रॉस हो गई? दे हैव अ जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। स्टेटस थोड़ा लो हाइट पे होता है, 2 से 3 4, और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसमें क्या लिखा है? दे एग्जिस्ट इन पैचेस। देखो स्ट्रेटस क्लाउड बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे पैचेस में है, मतलब इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है, फिर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़े थोड़े पैचेस मिल रहे हैं। तो आंसर इज योर क्यूमुलस क्लाउड्स। अच्छा, निम्बस क्लाउड्स कौन से होते हैं? नींबू, नींबू वाले, जिसमें रस होता है, रस होता है मतलब बारिश होती है, इस तरीके से याद रखना है, ये खूब बारिश वाले हैं। एसच निम्बस क्लाउड्स अकेले में नहीं होते, या तो निम्बोस्ट्रेटस होंगे या क्यूमुलो निम्बस होंगे, ठीक है। तो क्यूमुलो निम्बस जो लो हाइट से लेकर ग्रेट हाइट तक, जो जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे देखने को मिलती है, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रेटस बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, बारिश वाले बादल हैं, और बारिश जो है लगातार काफी लंबे समय तक होती है, ज्यादा एरिया में होती है। ओके, सीरस क्लाउड्स कौन से होते हैं? फेदरी क्लाउड्स, ठीक है, फेदरी क्लाउड्स बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, हल्की रिमझिम हो सकती है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए, मैं आपको इसके बाकी सबके भी बता देता हूं। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बाकी भी देख लेते हैं। देखो, फेदर लाइक क्लाउड्स, सीरस क्लाउड्स मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स फाउंड एट लाइक above 8 kilometers, usually 12 to 13 kilometers also, indicate fair weather but can signal अप्रोच वार्म फ्रंट, ठीक है। तो जनरली फेयर वेदर होता है, हम कहते हैं ना बहुत ऊंचे पहाड़। और मेरे को वो कौन सी मूवी याद आ जाती है इससे, स्वदेश, ठीक है। तो कह रहा क्या काम करते हो? कहता मैं बताता हूँ कि कब बारिश होगी। कहता है तो हमारा, आई डोंट नो द करेक्टर, हो कहता हमारा भोला भी बताते हैं। तो कहता बताओ? कहता हाँ, आसमान साफ है, 2 दिन तक बारिश नहीं होगी। कहता हाँ, मैं भी यही काम करता हूँ, ठीक है। वही वाली कहानी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी बादल देख के ज्यादा तो नहीं बट मोटा मोटा बता सकते हैं कि क्या बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है जी। सो निम्बस मींस रेन बियरिंग, नॉट अ स्पेसिफिक शेप, और निम्बोस्ट्रेटस थिक डार्क लो क्लाउड्स, एंड स्टेटस कौन से हैं? लो यूनिफॉर्म ग्रे लेयर्स। अच्छा, फाउंड एट लो टू मिडल लेवल्स, ठीक है। ये कौन से हैं? लो यूनिफॉर्म ग्रे लेयर्स कवरिंग द स्काई लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है, चादर की तरह, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया पे कवर कर रहे हैं। फाउंड बिलो 2 किलोमीटर्स, मे प्रोड्यूस लाइट ड्रिजल और स्नो, लुक्स लाइक अ फॉग दैट हैज नॉट रीच द ग्राउंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। इस क्वेश्चन को लेकर भी कुछ स्टूडेंट्स में डाउट था उस समय पर भी। ओके, अब थोड़ा सा एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ आप बिल्कुल पढ़ के गए हैं और आपको पता है, एग्जैक्ट आंसर पता है। इट इज लाइक ये वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने मैराथन सेशन में यूट्यूब पे है, वहां पे भी डिस्कस किया हुआ है, और जो पेड बैच है उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लगभग 2 घंटे में पूरा एक पूरा चैप्टर डिस्कस किया है वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। तो नाउ यू हैव टू सी कि टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। अब यहां पर देख लो यार कि आपका टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर जो सब ट्रॉपिकल स्टेपे है, मिड लेटीट्यूड स्टेपे है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है, ट्रॉपिकल मॉनसून है। अब देखो जो मिड लेटीट्यूड है, मिड लेटीट्यूड मतलब 45 डिग्री, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री जो है पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में मिड लेटीट्यूड। तो अराउंड 45 डिग्री में ऐसा होगा कि थ्रू आउट द हाई टेम्परेचर है? नहीं भाई, वहां तो ठंड हो जाती है सर्दियों में खासकर, ठीक है। अगर आप मिड लेटीट्यूड की बात करेंगे तो यूरोप, ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, वो जो वो वाले इलाके हैं जो मेडी, वहां के ऐसा होता है कि मतलब लाइक टेम्परेचर हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड अ लॉन्गर ड्राई सीजन। वो कह रहे हैं कि वेट सीजन बहुत छोटा है और एक अच्छा खासा आपको बड़ा ड्राई सीजन देखने को मिलता है। अब देखो
मॉनसून क्लाइमेट में आप ये स्पेसिफिकली कह सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक छोटा ड्राई सीजन है, मतलब छोटा, सॉरी, शॉर्ट वेट सीजन है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर तक कह सकते हो, पर अक्टूबर हीट शुरू हो जाता है, लगभग 4 महीने बारिश होती है। 4 महीने, एक 1/3 हो गया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट सा सीजन है, बस एक छोटे से सीजन में बारिश होती है और थोड़ी सी बारिश होती है, ठीक है। ओके, अगली स्टेटमेंट और इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि मैं ये वाली स्टेटमेंट को क्रॉस कर सकता हूं, ट्रॉपिकल मानसून को। सूडान और पैराग्वे, ठीक है। अब सूडान टाइप क्लाइमेट, ठीक है जी, सूडान टाइप क्लाइमेट, ये तो हमने बिल्कुल क्लियरली डिस्कस किया है। सूडान टाइप क्लाइमेट तो इज वेरी वेरी फेमस, ठीक है, जिसमें गर्मियों में बारिश है, सर्दियों में नहीं है। इट्स नॉट अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, मानसून में मेन चीज ये है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स नहीं दिया, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेपे टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अच्छा, अब स्टेपे टाइप क्लाइमेट जनरली हम कहां पर बात करते हैं, जहां पर घास के मैदान है, ठीक है जी, घास के मैदान है। और सब ट्रॉपिकल की बात हो रही है। अब ये जो सूडान और पैराग्वे है, ये स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, ठीक है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, सब ट्रॉपिकल नहीं है। सब ट्रॉपिकल क्या हो गया, ट्रॉपिक्स के परे, ठीक है ना। इक्वेटर है, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसके इधर और इसके इधर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट। मतलब सब ट्रॉपिकल की बात कर रहा हूं। स्टेपे तो हो गया कि भाई घास के मैदान, ठीक है, वो उस चीज से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट सब ट्रॉपिकल। तो यहां से आपका, क्योंकि सूडान एंड पैराग्वे दैट इज वेरी स्पेसिफिकली द ट्रॉपिकल, तो आंसर क्या हो गया आपका, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे एलिमिनेट किया, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, ठीक है, तो ये आपका सवाना टाइप क्लाइमेट जो है, सूडान टाइप क्लाइमेट, या जिसको हम सवाना टाइप क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि अगर सर इतना ही स्पेसिफिक था तो उनको सवाना टाइप क्लाइमेट लिख देना चाहिए था। मैंने कहा ऐसे तो बहुत कुछ कर देना चाहिए था, ठीक है, बट सवाना टाइप क्लाइमेट को हम ये लिखते हैं कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है जी। सो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, इट यूजुअली एक्सपीरियंसेस कूलर टेम्परेचर देन द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्योंकि स्टेपे की बात हो रही है, सब ट्रॉपिकल की बात हो रही है, तो ठंड होती है उसमें थोड़ी सी। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में मान लो, पंजाब, हरियाणा, भाई सर्दियों में ठंड हो जाती है, टेम्परेचर लाइक ड्रॉप टू 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट कि टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर डिप कर जाता है, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस तो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना, पूरी बात करें हम तो। ओके, so mid latitude characterized by moderate temperature, less rainfall than the tropical wet and dry. Tropical monsoon defined by very heavy rainfall during the wet season, unlike the tropical wet and dry which has a shorter wet season. ठीक है, मैंने कहा ना कि 4 महीने में बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती है। अब ये शॉर्ट है, मोर रेनफॉल, अब ये बड़े रिलेटिव टर्म्स हैं। आप कह सकते हैं सर किसको शॉर्ट कह रहे हैं, किसको, अब मान लो पंजाब है या हरियाणा है, उसमें भी तो मानसून से बारिश होती है, बट उसमें तो कम बारिश होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। नाउ यू हैव टू सी के ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट लिखा है स्पेसिफिकली, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शंस हो गई सारी आपकी जो हमने डिस्कस करी। What is the correct sequence of the following salts in ascending order according to their presence in the sea water? Again, ओशियनोग्राफी का जो लेक्चर है, उस ओशियनोग्राफी के लेक्चर में पूरा वो दिया गया है, मैंने चार्ट डिस्कस किया हुआ है, जिसमें सॉल्ट कौन कौन से हैं, अलग अलग सॉल्ट कौन कौन से, उसका एक चार्ट है, उसमें से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अगेन मैराथन सेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो, अब सबसे पहले तो ये क्लोराइड वाला सबसे ज्यादा है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो NaCl, सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो हम NaCl आता है ना हमारे दिमाग में। ओके, तो क्लोराइड वाला जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आपका सल्फेट है और फिर कैल्शियम कार्बोनेट। सो इट इज एक्चुअली 1 2 3, सीधा सीधा ही इसका आंसर था, असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, मतलब जो सबसे कम है, तो सबसे कम है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सल्फेट, क्लोराइड, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर परसेंटेज याद करना है या नहीं,
तो परसेंटेज नहीं पूछा बट ऑर्डर पूछ लिया आपका। ओके, सोडियम क्लोराइड अप्रोक्सीमेटली 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट 4.74, देन कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम क्लोराइड ये आपका कम है 2.46, और फिर आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 0.3%, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। तो ये है आपका ऑर्डर। तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन वाला है ना, सोडियम क्लोराइड हम NaCl की बात करते हैं, वो है, फिर सल्फेट है, ठीक है, फिर आपका कार्बोनेट है, फिर आपका ब्रोमाइड, ये वाली चीज है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ एक पोटेशियम क्लोराइड है, अदरवाइज ये थोड़ा ध्यान में रखना। Okay, which of the following statements with reference to humus is are correct? ठीक है, ह्यूमस बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, मान लो जो पत्ते हैं, ठीक है जी, जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, जो प्लांट्स का वेस्ट है, उसको जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके कर देते हैं और मिट्टी के साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, विच इज वेरी गुड, which is like the top layer of the soil. So it is a dark colored amorphous substance. What is this amorphous substance? नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई ग्रेफाइट है, उसका एक स्ट्रक्चर है, डायमंड है, उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक फिक्स स्ट्रक्चर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका फिक्स, दैट इज क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, उसके डिकेइंग हो रही है, सबके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। सो इट इज डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, ठीक है, इट इज मतलब ये ह्यूमस आपकी टॉप लेयर है, रादर सबसे फर्टाइल पार्ट है ये आपके सॉइल का, ठीक है। तो सॉइल में भी हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्या है? एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? दिस इज ह्यूमस ओनली, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बात की गई है कि इट सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही है, ठीक है जी। सो इट इज क्लाइडल इन नेचर, गिविंग इट अ हाई सरफेस एरिया, इनेबलिंग इट टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट्स इन इंडिया? अगेन जो है नीलगिरीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि 3 स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है, तीनों में है। नौकरिक, नॉक नॉक, मेघ आ गए हैं, बारिश आ गई है, नॉक नॉक, मेघ मतलब बादल आ गए हैं, तो मेघालय में है। दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग दिबांग अरुणाचल में, और सेचलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका शेचलम, चलो, ठीक है। तेलंगाना वाले कह रहे हैं चलो दिल्ली चलते हैं, हमें तेलंगाना चाहिए, मतलब याद रखने के लिए, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सो इट इज स्प्रेड ओवर, ठीक है, 3 स्टेट्स। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर नागरहोर नेशनल पार्क है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द करेक्ट आंसर इज नीलगिरीज। Next question is, the river Danube does not flow through which one of the following capital cities in Europe? जो डेन्यूब रिवर है वो इनमें से किस में नहीं फ्लो करती है? दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, आई वुड से, क्योंकि मतलब डेन्यूब, वैसे हम डेन्यूब नदी देखते हैं, इसके बारे में हमने एक फैक्ट जरूर पढ़ा है कि जो है बहुत सारे कंट्रीज से होकर ये गुजरती है डेन्यूब रिवर। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना आज के इस वीडियो में, या जो भी इस वीडियो तक यहां तक पहुंच रहा होगा, सिंसियरली देख रहा होगा, गूगल करना, एक रिवर है जिसको डेन्यूब ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, बड़ी फेमस रिवर है, बड़ी फेमस रिवर है, डेन्यूब ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। वो भी बहुत सारी कंट्री से, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्री से होकर गुजरती है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, ठीक है। ओके, गूगल करना डेन्यूब ऑफ द ईस्ट, विच रिवर इज कॉल्ड डेन्यूब ऑफ द ईस्ट, मिल जाएगा। ओके, सो आंसर इज प्राग। अच्छा, ये थोड़ा सा आप आंसर कर सकते थे ये क्वेश्चन को
अगर आपको डेन्यूब का थोड़ा मतलब अगर यूरोप का मैप ध्यान में है और डेन्यूब ध्यान में है, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन हो सकता था। बेलग्रेड, बुदापेस्ट, प्राग और ये चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग, ठीक है। सो डेन्यूब रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, फ्लोज थ्रू और टचेस द बॉर्डर ऑफ 10 कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि वियना से, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है, प्राग चेक रिपब्लिक जो है, डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू प्राग, ठीक है। यहां से आपकी जो है सिचुएटेड ऑन द व्लातावा रिवर विच इज अ पार्ट ऑफ एल्बी रिवर सिस्टम, नॉट द डेन्यूब। यहां पर अगर आप देखेंगे ये रहा चेक, ठीक है, ये रहा चेक रिपब्लिक, तो यहां से होकर ये जा रही है डेन्यूब रिवर, ठीक है जी। ब्रातिस्लावा, वियना, बुदापेस्ट, ठीक है, बेलग्रेड, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो यहां से होकर जा रही हैं, तो वो ऊपर रह गया, उसके ऊपर रह गया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज आर करेक्ट। अगेन अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, ईस्टर आइलैंड कहां पर है, ठीक है। सो इट इज इन द पैसिफिक ओशियन, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट इज अ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा आपका साउथ अमेरिका की कोस्ट, ठीक है, और ये रहा आपका चिले, ठीक है, जो है लंबाई में बहुत बड़ा एक कंट्री है, एंडीज माउंटेन। ये रहा आपका ईस्टर आइलैंड, रापा नुई, ठीक है, ईस्टर आइलैंड, ठीक है, तो ये इसकी ही टेरिटरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड। अब आप सोच लो, आसपास में कुछ नहीं है, पैसिफिक ओशन है, इट्स वेरी टफ टू लिव ओवर हियर, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. So it is Rapa Nui is a part of Polynesian group of islands located in the southeastern Pacific Ocean, one of the most isolated inhabited islands of the world. मतलब लोग रहते हैं वहां पर, कहने का मतलब ये है। इसकी जोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद इट्स टेरिटरी ऑफ चिले, नेक्स्ट बाय चिले इन द लेट 19th सेंचुरी, और ये उसकी ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, चिले की ओवरसीज टेरिटरी है एज अ वेलपराइजो रीजन ऑफ चिले, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका, ठीक है जी। कौन सा जो है सही है, मतलब होम है टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका? माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो, नगोर्नो क्रेटर, विरुंगा माउंटेन्स। अगेन अ टफ क्वेश्चन है मुझसे, ठीक है, तो बहुत ही स्पेसिफिक आपका यहां पर पूछा गया है। विरुंगा माउंटेन्स, अब यहां पर पहले तो विरुंगा माउंटेन्स देखो, ये देखो विरुंगा नेशनल पार्क, ठीक है, विरुंगा नेशनल पार्क। ये रही आपकी लेक विक्टोरिया। ये छोटे छोटे देश हैं, रवांडा, बुरुंडी, सेंट्रल, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर से 2 बार क्रॉस करके जाती है। यहां पर आपको ये विरुंगा नेशनल पार्क मिलता है। सो लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रवांडा, युगांडा एंड डीआरसी, होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लास, ठीक है जी, माउंटेन गोरिल्लास, वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज, रिफ्यूज इज नॉट रिफ्यूज। और माउंट कीनिया की बात करें, लोकेटेड इन द सेंट्रल कीनिया, नॉट होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है माउंट किलिमंजारो के बारे में। नगोर्नो, नगोर्नो, अच्छा ये ध्यान रखना, एक नगोर्नो काराबाख रीजन है अल्बानिया, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, अल्बानिया बोल रहा हूं, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट। अब ये क्या है, नगोर्न गोरो, नगोर्न गोरो है एक्चुअली, नगोर्नो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है। क्रेटर इन तंजानिया, होम टू वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द बिग 5 एनिमल्स, ठीक है। चलिए, ओके, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन इज आर करेक्ट? वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन देख रहे हो कितने पूछ रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि जी ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलेंगे या आप रट के चले जाओगे। ये जब आप मैप को देख रहे हो, कितना ध्यान से, कितनी मतलब गहनता से आप उस चीज को देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा ये ना अगर आपको याद हो, लाइक करंट अफेयर्स में जब हमने ये इजराइल और पैलेस्तीन वाला, खासकर इजराइल और हमास वाला वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद मैंने काफी डिटेल में सेशंस लिए थे कि व्हाट हैपेंड, और इजराइल ने मतलब लाइक
कब डिमांड उठी। फिर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर बेल्फोर डेक्लेरेशन था, बेल्फोर डेक्लेरेशन, जिसमें कहा गया कि हाँ जी हम ज्यूज के लिए एक नेशन चाहते हैं। जेरूसलम की बात की गई, ठीक है। फिर उसका विरोध भी हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर हारता है तो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से, तो वहां पर जॉर्डन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये इट वॉज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर बट इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल ठीक है जी। इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। छोटा सा पोर्ट है जॉर्डन में, ठीक है, छोटा छोटा सा पोर्ट है, ठीक है जी। आंसर हो गया वन ओनली। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, यहां पर इफ यू कैन सी, अगर हम इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो यहां पर ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसका पोर्ट है। सो इट इज नॉट लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड होता है कि जो है चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है, तो इसका पोर्ट है। और ये है आपका सुएज कैनाल वाला, ठीक है, सुएज। और ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो यहीं से उसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर आपको जॉर्डन में ये देखने को मिलता है। सो जॉर्डन इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सो इट इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया। दिस जॉर्डन डज हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गल्फ ऑफ अकाबा व्हिच इज अ नैरो स्ट्रिप, ठीक है। और द कंट्री डज हैव अल अकाबा पोर्ट, ठीक है। तो ये जो अकाबा, जो गल्फ ऑफ अकाबा हम बात करते हैं, ये जो इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, ये जॉर्डन के पोर्ट अल अकाबा के नाम से ही है, ठीक है। अल अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, आपका सही है। सो इट बिकेम, जॉर्डन बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन अंडर द लीग ऑफ नेशन, इनिशियली नोन एज ट्रांस जॉर्डन, ठीक है जी। इसको हैशमिथ किंगडम भी कहा गया, बाद में इसका नाम जॉर्डन रखा गया। ओके, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया, ठीक है। पर्ल रिवर एस्चुरी के पास में जो है कौन सी जगह है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। मैं क्यों डिस्प्यूटेड है वो भी आपको अभी मैप में शो कर देता हूं। बैंकॉक, हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, तो ये एक्चुअली चाइना में है ये, ठीक है जी। और ये जो पर्ल रिवर एस्चुरी है एशिया में, कहां पर है, चाइना में है। तो इसका आंसर बी या सी हो सकता है, बट बेटर ऑप्शन इज सी, ठीक है। बेटर ऑप्शन इज सी। मैं आपको, लेट मी शो यू द एग्जांपल, ठीक है। बैंकॉक जो है लोकेटेड ऑन द शॉ ऑफ अराया रिवर इन थाईलैंड, एंड सिंगापुर लोकेटेड मच फार्दर साउथ, ठीक है। और ये देख लो, ये है आपका पर्ल रिवर एस्चुरी, इफ यू कैन सी ओवर हियर। ये रहा मकाओ और ये रहा हांगकांग, ठीक है। तो अब पर्ल रिवर एस्चुरी पे ये हांगकांग भी आपको दिखाई दे रहा है, ये मकाओ भी दिख रहा है, बट बेटर ऑप्शन इज मकाओ, ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो उनको इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देनी चाहिए थी। हांगकांग की जगह कुछ और दे देते, ठीक है, प्योंगयांग या सियोल दे देते, है ना, थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी रहती, या बीजिंग भी दे देते तो भी क्लैरिटी रहती, बट ठीक है। सो दे हैव गिवन दिस ऑप्शन, सो यहां पर ही दोनों आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा पर्ल रिवर एस्चुरी, बट एज आई सेड द बेटर ऑप्शन इज मकाओ। लेट्स सी व्हाट द यूपीएससी विल टेक इट, और आंसर इसमें बी या सी है, ठीक है। वैसे भी ये टफ क्वेश्चन था, मतलब स्पेसिफिकली पर्ल रिवर एस्चुरी पता हो किसी को, और उस वहां पर कौन सा सिटी है मकाओ या वो, इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक, इट कैन बी डन, ठीक है। क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया का मैप सा बना के, ठीक है, यहां पर आपका तस्मानिया आइलैंड, यहां पर हमें ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है, और यहां पर आपका कोरल सी है, ठीक है। और कोरल सी नाम ही, क्योंकि कोरल रीफ्स हैं तो उसके नाम से पड़ा भी है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। वो कह रहा है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, वो आपका मेलबर्न टू पर्थ। अगर आपको ट्रिक याद हो, मैंने एक ट्रिक भी बताई है ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में, उससे आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। बीएससी, एमए, पीएचडी, ये क्या है, डिग्री नहीं, वैसे तो डिग्री है, ये ट्रिक है। मतलब क्लॉकवाइज में आपका ऑस्ट्रेलिया की सिटीज का, तो यहां पर आपका जो है ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन, मोटा 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 मोटा, ठीक है। सो बी, एस, सी, एम, ए, पी, एच, पर्थ और डी। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर आपको थोड़ा सा मैप ध्यान में, तो इधर साइड में है। पर्थ तो बहुत दूर है उससे। पर्थ में तो आपको मिलता है
मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो पर्थ इज वेरी फार अवे। इफ यू रिमेंबर, जब हमने सेशंस में डिस्कस किया है, मैंने ट्रिक भी डिस्कस किया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज शो भी किया है। सो इट इज नॉट देयर, सो इट इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपका सही है, करेक्ट पूछा है तो आंसर आगे भाग। ये देखो, हाँ ये देखो, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये यहां पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो पर्थ यहां पर है, ठीक है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, मैं आपको लेट मी शो यू। ये देखो, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन। और 80% पॉपुलेशन इन सिटीज में है ऑस्ट्रेलिया की। बीच में तो डेजर्ट है सारा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ना, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। तो ये सारे डेजर्ट वाला इलाका है, बट हाँ मिनरल्स बहुत हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये रहा कोरल सी, ठीक है, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और कोरल सी के बीच में ग्रेट बैरियर रीफ, तो आंसर क्या हो गया? ए ओनली, वन ओनली। What is the correct sequence of the following mountains as one moves from north to south? ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसकी भी मैंने कई बार डिस्कस किया है ना, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कार, काला जहर, ठीक है। तो काला जहर से काराकोरम, लद्दाख और जहर से जस्कार, मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। और कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स आपका फर्दर नॉर्थ में है, ठीक है, फर्दर नॉर्थ में है, ठीक है, इन तिब्बत वाले जो रीजन में। सो आंसर क्या होना चाहिए? अगर नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो 2 1 3 4, सो 2 1 4 3, नहीं सॉरी 2 1 3 4, सॉरी 2 1 3 4, ठीक है। आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, कुनलुन, काराकोरम। तो इसकी जो है ट्रिक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, काराकोरम रेंज, लद्दाख और जस्कार रेंज, ठीक है, कुनलुन उसके फर्दर नॉर्थ में। Which of the following statement with reference to saline soil in India is are correct? ठीक है, saline soil को लेकर कौन सा कथन सही है? अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन, बट सेलाइन सॉइल में क्योंकि सॉल्ट है, इट डज नॉट लेट द नाइट्रोजन टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि उसमें सॉल्ट है, वो सॉल्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। बट हाँ उसमें मतलब अगर हम उसमें कह लीजिए सॉल्ट की मात्रा को किसी तरीके से कम कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में, ठीक है। सो दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। अब ये बहुत आसान था, ये वाला स्टेटमेंट बहुत सिंपल था। सेलाइन सॉइल कहां मिलेगा? जहां एरिड होगा, क्योंकि एरिड से क्या होता है? कैपिलरी एक्शन, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से सॉल्ट ऊपर की तरफ आते हैं। या जहां पर वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां पर क्या होगा? पानी खड़ा है, इवेपोरेट हो गया, पीछे सॉल्ट बचे, तो सलाइन सॉइल हो गया, ठीक है। खासकर पंजाब, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में हम ये चीज देख रहे हैं आजकल। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट रिच इन नाइट्रोजन। सो आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट पूछा है, 2 ओनली। टिपिकली हैव अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, poor in essential nutrients like nitrogen. The presence of salt inhibit the ability of plant to absorb nitrogen. ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। चलिए, सलल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, इज सिचुएटेड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है जी। सलल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? ठीक है, तो चेनाब, झेलम, नुब्रा, श्योक। तो आंसर है आपका चेनाब। इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, मतलब याद रखने के लिए, कि शादी हो रही है, ठीक है, सलल को याद रख लो, साला, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ने जो है लड़के को चेन पहनाई, जो अपना जीजा है उसको चेन पहनाई, ठीक है। तो चेन पहनाई, साले ने जीजे को चेन पहनाई, ठीक है। चेन से चेनाब हो गया, साले से सलल हो गया, ठीक है। ओके, विच इज अ मेजर रिवर नदर्न रीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। और ये है आपका झेलम रिवर, अनदर मेजर रिवर इन जम्मू कश्मीर। नुब्रा लोकेटेड इन लद्दाख रीजन, ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर मेजर रिवर इन द लद्दाख, ट्रिब्यूटरी ऑफ फर्दर इंडस रिवर। ठीक है जी, चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयास? कौन सी नदी है मतलब ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती? गिलगिट, गोमल, हुंजा, जस्कार। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डुएबल था, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, हिमालयस की बात करते हैं हम, लाइक इट इज अ
पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाउ, ठीक है जी। और जस्कार, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया जस्कार माउंटेन्स, सो दैट इज हिमालयास, ठीक है। और हुंजा, ठीक है, अगेन जो है कश्मीर रीजन में। सो आंसर गोमल है, क्योंकि ये आपका कहां से, गुमाल या गोमल भी कहा जाता है। सो ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान, रिवर दैट फ्लोज थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान, रिजल्ट इन द पक्टिका प्रोविंस ऑफ नदर्न अफगानिस्तान, मर्जेस इन द इंडस रिवर, 20 माइल साउथ ऑफ डेरा इस्माइल खान इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा रीजन। ये देख लो, ठीक है, ये आपका गिलगिट हो गया, ठीक है जी। और ये जस्कार, ठीक है। एंड ये रहा आपका गोमल, गोमल, जोब, तोची, काबुल, कुर्रम, कुनार, स्वात, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस बार इन्होंने क्या किया, इंडस रिवर की जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं, जनरली हम ये याद करते हैं मेजरली, है ना, इंडस, इंदू जस्ट चेंज रैग्स टू बैग्स, इंदू, इंदू से इंडस, जस्ट से जहलम, चेंज से चनाब, ठीक है, चेंज रैग्स, रावी, ब्यास, फिर सतलुज, नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये पूरा ट्रिक हम याद करते हैं, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस आल्सो। As per annual report 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following are the major bauxite producing states in India? Now, this you can say is kind of a current affair question also, but I would consider it as a geography question. ठीक है, so कौन सा है जो major bauxite producing region है भारत का? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड मध्य प्रदेश, झारखंड कर्नाटका। तो बड़ा क्लियर है, जो उड़ीसा और झारखंड है आपका, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है 74.2%, ठीक है। अब आप कैसे कह सकते हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश, सो फैक्चुअल है, मतलब इसमें नथिंग टू बी डिस्कस्ड, बट ये ध्यान रखना उड़ीसा है सबसे ज्यादा आपका, ठीक है। सो लीडिंग स्टेट इन बॉक्साइट प्रोडक्शन, ठीक है। सो उड़ीसा एंड झारखंड, ठीक है, अराउंड 90% तो इन्हीं में आपको देखने को मिलता है। हाँ, ये देख लो, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। इफ यू विल सी ओवर हियर, ये देखो, ये देखो, 3,08,000, सॉरी, 30,87,000, ठीक है। और ये तो खैर फिर नेक्स्ट ही लेवल है बॉक्साइट उड़ीसा में, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, ये इस वेबसाइट से लिया गया। ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्ड टू। अब ये क्वेश्चन आप इसको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी देख सकते हो, बट कृषि या कह लो एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब परंपरागत, परंपरागत कृषि, तो परंपरागत जो पहले हुआ करती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम जब बात करते हैं, एग्रीकल्चर मोर मॉडर्न एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, परंपरागत तो मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है। इंप्रूव्ड एक्सेस टू इरिगेशन, एनहांस्ड वाटर एफिशिएंसी, ठीक है, दैट इज आल्सो देयर, बट नॉट इरिगेशन एज अ सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, ठीक है, ताकि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो हम कम कर सकें, ठीक है। सो दैट इज इट, आंसर हो गया आपका सी। When did the union government establish a separate ministry of cooperation with the vision of सहकार से समृद्धि? तो इस क्वेश्चन को हम इकोनॉमी में भी देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में भी हम एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ते हैं, बट इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन याद रखना कोविड के बाद बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और जो होम मिनिस्टर हैं अभी अमित शाह जी, वही बनाए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के मंत्री जो है यूनियन मिनिस्टर। तो आंसर क्या हो गया आपका 2021। अब इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि ईयर्स बिल्कुल पास पास दिए हैं, थोड़ा गैप है। सो इफ यू नो कि 2020 के बाद बना है। मकसद क्या है, कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देना। एक आपकी अमेंडमेंट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें हमने आर्टिकल 19 में बदलाव किया है, जिसमें कहा है कि जिसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, उसमें हमने यूनियन, एसोसिएशन और कॉपरेटिव्स की बात की है। कॉपरेटिव्स भी बनाना जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट नाउ। आर्टिकल 43 बी एक ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई कॉपरेटिव्स बनाने जो हैं वो सरकार वो प्रमोट करेगी, ठीक है, सरकार की एक जिम्मेदारी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया। तो आंसर क्या हो गया आपका 2021। चलिए नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी आर करेक्ट?
ठीक है, अगेन नॉट डायरेक्टली द क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी, बट इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी है और यहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की बात करी है। अभी जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इंदू जस्ट चेंज्ड रैक्स टू बैग्स, है ना। ये बेसिकली हम क्या बात करते हैं, जस्ट रैक्स टू बैग्स। तो इंडस हो गया, झेलम, चनाब, ठीक है जी, रावी, ब्यास और सतलुज। अब क्या है, ये आपकी नॉर्थ वाली रिवर्स है, नॉर्थ या कह लो ईस्ट, सॉरी वेस्टर्न रिवर्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसपे जनरली जो जिसके पानी को मेनली कौन देखता है, पाकिस्तान, ठीक है, जिसपे उसका हक है। और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं सतलुज, ब्यास और रावी टेकन टुगेदर, ठीक है। तो ये आपका अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग है, दो ये पेपर के बाद, ठीक है, ये पेपर आपका अप्रैल में हुआ था, 13 या 14 अप्रैल, जस्ट चेक इट आउट। और उसके बाद आपका जो है वो पहलगाम पे अटैक हुआ, फिर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, है ना। और तो उसके कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही है, ठीक है। तो वेस्टर्न रिवर्स हो गई जो पाकिस्तान वाली साइड, जो इंडस, झेलम, चिनाब, और ईस्टर्न रिवर्स हो गया आपका सतलुज, व्यास, रावी, ठीक है जी, ओके। क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, इमिशन रिडक्शन से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट से। सो इट इज रिलेटेड टू जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शंस, ठीक है। तो आंसर है आपका ए। ओजोन लेयर डिप्लीशन से कौन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अगेन ये आपका जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट की बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अर्थ समिट की जब हम बात करते हैं, रियो अर्थ समिट 1992, उसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, सीवीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। Which one among the following countries does not share its बाउंड्री विद द यूक्रेन। अब देखो यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम से चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्टिन्यूड, उसके बाद जो है यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट पूछ लिया, ओडेसा पोर्ट, ठीक है, ब्लैक सी से आसपास की कंट्रीज पूछ लिए। तो ये उस रीजन को मैप में आप देख रहे हो या नहीं, ये देखना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपने उसको देखा कि नहीं। अब देखो जो बेलारूस है, मैं कई बार बेलारूस के बारे में हमेशा ये बोलता हूं कि इसको आप रशिया 2.0 कह सकते हो। 2.0 मतलब रशिया का बिल्कुल खास मित्र देश है ये, ठीक है, एक तरह का ऐसा पक्का अलाई है ये, मतलब रशिया का। और पोलैंड, ठीक है, अगर आपको याद हो कि जब यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकालना था तो उसमें यह भी था कि पोलैंड के रास्ते से निकाला जाएगा। रोमानिया, लुथानिया की अगर आप बात करें, एस्टोनिया, लुथानिया, लाटविया, ये तीन देश जो हैं जिनको बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है, ये काफी नॉर्थ में है, बाल्टिक सी के पास में है। यूक्रेन थोड़ा नीचे की तरफ रह जाता है, मतलब यूरोप में आप देखोगे तो साउथ ईस्टर्न साइड में है वो, ठीक है। मैप, लेट मी शो यू द मैप, ठीक है, यहां पर आइए देखो, ये रहा लुथानिया, ठीक है, लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया उधर है, यूक्रेन ये रहा। तो पोलैंड है, बेलारूस है, ठीक है, मोल्दोवा है, रोमानिया है, ठीक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रशिया तो है ही है भाई, रशिया के साथ तो लड़ाई चली रही है, ठीक है, नो नीड टू से। तो ये 7 देशों के साथ जो है इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, ओके। तो ये रहा आज का ज्योग्राफी का सेशन, सीडीएस 1 2025 के ज्योग्राफी के सेशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। द आइडिया इज वेरी क्लियर विद दिस पीवाईक्यूज, कि हम सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कस ना करें, उससे रिलेटेड हम कुछ और जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है, बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लें, ताकि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। पेपर में जाने से पहले अगर आप ये पूरा क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो आप एक बेहतर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।